तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए इंपॉर्टेंट कैप्सूल वाले वीडियो में, है ना। आज जीएस का जो हमारा कैप्सूल है, जैसे हमने आपको बताया था कि आज हम लोग नेशनल इनकम को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है, बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और बेसिक जो इकोनॉमिक्स हमारी आती है एग्जामिनेशन में, लगभग इसमें आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखने होते हैं। एक नेशनल इनकम है और एक बैंकिंग सिस्टम है भारत का, है ना। ये दोनों टॉपिक अगर आपने कर लिए तो मोटे मोटे लगभग आपके क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग भारत में अगर देखें और इसके अलावा जो ओवरऑल देखेंगे तो इसमें नेशनल इनकम मापी कैसे जाती है, कैसे पता चलता है कि कोई एक कंट्री वो हमारी ग्रोथ कर रही है या फिर कोई एक कंट्री जो है वो हमारी लॉस कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। वो नेशनल इनकम के सारे कॉन्सेप्ट्स आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। अंतिम प्रहार चल रहा है जीएस कैप्सूल, अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और इसी तरह के वीडियो आप लोगों को डेली मिलेंगे। 2 से 3 वीडियो डेली आपको मिलेंगे इसमें, तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। देखिए, आपको बता दें जो नेशनल इनकम है ये एक कंट्री है ना। एक कंट्री हमारे पास में होती है, एक कंट्री की एक निर्धारित बाउंड्री होती है, ठीक है। एक निर्धारित बाउंड्री है। हमारे यहाँ जो बाउंड्री है आप इसे ऐसे देख सकते हैं, ये जो हमारी बाउंड्री है इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर कोई भी अगर किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक गतिविधि हो रही है जिसके आधार पर लोग कमा रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है ऐसा जिसमें आर्थिक सहायता मिल रही है लोगों को, किसी भी कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, जिससे भी जो भी लाभ हो रहा है, जिसमें जो भी इनकम हो रही है, वो सारी की सारी हमारी कहलाती है नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम, इसको मापने के कई सारे पैमाने हैं। कभी कभी हम लोग बाउंड्री की अंदर अंदर वाले को ही नेशनल इनकम कह देते हैं। कभी कभी हम लोग जो है वो बाउंड्री के साथ साथ में फॉरेन में जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी इंक्लूड करके नेशनल इनकम कह देते हैं। अलग अलग इनके क्राइटेरिया हैं और अलग अलग इनके नाम भी हैं। किसी को जीडीपी कह रहे हैं, किसी को जीएनपी कह रहे हैं, किसी को एनएनपी कह रहे हैं, किसी को एनडीपी कह रहे हैं। अलग अलग इनके नाम भी हैं, ठीक है। अब देखिए, आपके सामने हम एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे, आप इन्हें समझने का प्रयास करिए। कुछ कुछ पॉइंट्स हमने इंक्लूड कर दिए हैं, बाकी हम आपको लिख करके बता देंगे। देखिए, सबसे पहले आता है आपका जीडीपी। बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है वो जीडीपी, और आप भी लगातार देखते होंगे कि चर्चा में सबसे ज्यादा जीडीपी ही रहता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर ये जो जीडीपी है ये हमारा फिनिश्ड जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट में इसे मापा जाएगा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट मतलब ये ऐसा है जैसे मान लीजिए आपने एक तरह से आटा बनाना है ना। आपकी कंपनी क्या कर रही है, आटा बना रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो उसमें गेहूं का मतलब नहीं है, फसल का मतलब नहीं है। डायरेक्टली हम लोग फोकस किस पर कर रहे हैं, आटे पर फोकस कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप कपड़े बनाने की कंपनी है तो आपका जो वहां पर जो फोकस रहेगा वो कपड़े पर रहेगा, कॉटन उत्पादन और बाकी सारी चीजों पर कोई भी नहीं रहेगा। तो उत्पादन जो हो रहा है, जो यहाँ पर एक तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जो उत्पादन प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन में हम लोग क्या ले रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो पूछा जाता है वो है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। फिनिश्ड गुड यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, बीच का कुछ भी हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट पर कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों पर ये कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ये याद रखनी है कि सर्विसेज में जो केयर इकोनॉमी है ना, जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। सर्विसेज जो ज्यादातर हेल्प प्रोवाइड करें, जैसे कि हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। ये आपको याद रखना है। और बाउंड्री आपके कंट्री के अंदर की होनी चाहिए। अब बाउंड्री आपके कंट्री के अंदर है तो अगर मान लीजिए कोई फॉरेनर भी यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी हमारी भारत की जीडीपी में आएगा। अगर यूएसए का कोई इंसान है जो कि भारत में आकर के इन्वेस्ट करके कमा रहा है, इनकम कर रहा है, तो वो हमारे भारत की जीडीपी में इंक्लूड होगा, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा भाग टैक्स के रूप में हम लोग अपनी इनकम में एक तरह से इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर कोई भारत का व्यक्ति कनाडा चला जाता है, वहां पर कमाता है, तो वो भारत की इकोनॉमी, क्योंकि बाउंड्री के बाहर हो गया, इसलिए वो भारत की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो जीडीपी आप उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी भागीदारी जरूर दर्ज कराते रहें। जीडीपी अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट में यस जरूर लिखें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखिए दो भाग होते हैं, ठीक है। एक हो जाता है नॉमिनल जीडीपी, हमने पहले भी आपको बताया है ये वाला पॉइंट, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी जीडीपी में महंगाई, जिसे हम लोग इकोनॉमी के टर्म में कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई को अगर एडजस्ट नहीं किया जाता तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान लीजिए कोई एक कार हम लोगों ने खरीदी, है ना, 2000, मान लीजिए हम लोगों ने 2010 में एक कोई कार खरीदी, ठीक है। उसके बाद में उसकी जो कीमत है वो 12 लाख है, ठीक है। 12 लाख रुपए यहाँ पर कंपनी ने कमाया, ठीक है, अर्न किया। उसके बाद में इसके बाद आगे 2019 में आपने जब कार खरीदी तो 18 लाख
लाख रुपए आपने यहाँ पर अर्न किया, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फ्लेशन नहीं एडजस्ट किया जाता, ये नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 लाख रुपया सीधे सीधे बढ़ गया, ये नॉमिनल जीडीपी के कैलकुलेशन का तरीका होता है। लेकिन अगर रियल देखेंगे, रियल पर्सपेक्टिव को अगर हम लोग ध्यान में देंगे तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक बेस ईयर हम लोग चुनते हैं, बेस ईयर के अकॉर्डिंग अभी करंट ईयर में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना एक तरह से बढ़ोतरी हुई है, वो उसकी जीडीपी कहलाती है। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों में छोटा सा अंतर है, एक में इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता जो कि नॉमिनल जीडीपी कहलाता है, और एक में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है जो कि रियल जीडीपी कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, अब अच्छा, ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी जो आता है, इन्हीं को अगर आप नॉमिनल को, जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है, उसको अगर आप रियल जीडीपी से डिवाइड कर दें, कभी कभी ये फॉर्मूला हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जीडीपी डिप्लेयर कहते हैं। इतना सा आपको याद रखना होता है, कमेंट सेक्शन में ये फॉर्मूला एक बार आप लिख सकते हैं ताकि ये याद हो जाए, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में एक और पर्सपेक्टिव आता है जीडीपी को निकालने का, अलग अलग तरीके हैं इनको निकालने के। एक हो जाता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एक हमारा हो जाता है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट, जैसे यहाँ पर टर्म लिखा है फैक्टर, फैक्टर से ही बनता है फैक्ट्री, याद करने के तरीके हैं फैक्ट्री, है ना। अब अगर मान लो किसी भी जीडीपी को मेजर किया जाए फैक्ट्री पर, जब वो प्रोडक्ट हमारा फैक्ट्री में है, ठीक है, मार्केट में आने के बाद में उसमें बहुत सारे सेस और बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी सब कुछ लगता है, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट जो है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि जब वो प्रोडक्ट हमारा फैक्ट्री से निकलने के लिए तैयार, फाइनल प्रोडक्ट तो होना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन फैक्ट्री से निकलने के लिए तैयार है। अब निकलने के लिए तैयार है, इसका मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जोड़ा गया, अभी वो बिल्कुल एकदम फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ है। उस कॉस्ट पर अगर जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है तो उसे फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जीडीपी एट क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है अगर मान लीजिए हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें हम लोगों ने जोड़ दिया, और इसके बाद में हम लोगों ने इसमें से सब्सिडी को माइनस कर दिया। किसको, सब्सिडी को अगर हम लोगों ने माइनस कर दिया तो ये हमारा निकलता है जीडीपी, है ना, जीडीपी निकलता है मार्केट प्राइस पर। ठीक है, ये मार्केट में प्रोडक्ट आ चुका है, उसमें टैक्सेस होंगे, आपको भी पता है, लेकिन कभी कभी सरकार किसी किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडी भी जारी कर देती है, उन सब्सिडीज को आप माइनस कर दीजिए और टैक्सेस को आप जोड़ दीजिए, तो वो हमारा मार्केट प्राइस पर जीडीपी निकल आता है। तो दो प्रकार से जीडीपी ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जीडीपी को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं जो अभी वर्तमान में यूज होता है, उन पर बात करेंगे। पहले होता था भैया इनकम, जो इंसान जितना भी कमा रहा है उसी को कैलकुलेट कर दिया जाए, और वो इनकम बेस्ड मेथड होता था। लेकिन ये आपको भी पता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा वाहियात है ना, गरीब जो है वो गरीब ही होता जाता है, अमीर जो है वो अमीर ही रहता है। तो इनकम मेथड एक अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। जो यूज़ किया जाता है वो एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ किया जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब ये है कि आपने जितना भी कंजप्शन किया, आपने किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसके साथ में आपने एक्सपोर्ट को भी इसमें ऐड कर दिया, कंजप्शन जो भी हो रहा है, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो भी हुआ है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स अगर किसी प्रोडक्ट पे हो रही है वो भी ऐड करा जाएगा, और एक्सपोर्ट को भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमें फायदा हो रहा है। एक्सपोर्ट एक ग्रोथ को दर्शाता है, इंपोर्ट एक ऐसा है मतलब हम लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं अगले पर। तो याद रखेंगे, एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उस कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छी बूम होती है ना। तो एक्सपोर्ट जो है उसको भी ऐड किया जाता है, इंपोर्ट को लेकिन माइनस कर दिया जाता है। ये एक्सपेंडिचर मेथड है जिसके माध्यम से, खर्च के माध्यम से हम लोग अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हमारा खर्च के तरीके से। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पर एक और तरीका होता है, एक होता है ग्रॉस वैल्यू मेथड, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जीवीए मेथड एक होता है, जिसमें मान लीजिए एक कोई स्टील की कंपनी है, क्या है, एक स्टील की मान लीजिए कोई कंपनी है, स्टील की कंपनी बहुत सारा चीज़ें बना रही है ना, बहुत सारी चीज़ें बना रही है, इसमें बहुत सारा वो इनपुट राशि लगाती है ना, इनपुट बहुत सारा लगाएगी, लेकिन उससे बहुत सारा आउटपुट भी निकलता है ना, आउटपुट भी निकलता है। अब इस अगर आउटपुट को इनपुट में माइनस कर दिया जाए और इसी का ग्रॉस ले लिया जाए, अभी तो हम लोग स्टील का ही कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, स्टील का ही कैलकुलेट कर रहे थे, सारी स्टील कंपनीज का हम लोग क्या कर लें, आउटपुट माइनस इनपुट निकाल लें। उसके बाद में स्टील के अलावा फिर हम लोग आयरन पर भी चले जाएं, प्लास्टिक पर भी चले जाएं, हर एक प्रकार की जो कंपनीज हैं उन पर हम लोग चले जाएं। अगर सबको हम लोग इसी तरह से जोड़ करके आउटपुट माइनस इनपुट निकाल लेते हैं तो वो भी मेथड हमारा जीडीपी कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, जिसे हम लोग ग्रॉस
वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, ठीक है। आउटपुट माइनस इनपुट बेसिकली इसमें रहेगा। आउटपुट ग्रॉस आउटपुट होना चाहिए, है ना, ग्रॉस आउटपुट जिसे हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, और इनपुट हमारा एक्स से, जिसे हम लोग समेशन, ये समेशन लिखा हुआ है, मतलब सम ऑफ आउटपुट माइनस सम ऑफ इनपुट, ठीक है, ऐसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। ये जीवीए मेथड कहलाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर अब कुछ दूसरे दूसरे टर्म्स आते हैं, जैसे कि जीडीपी में तो हम लोगों ने बाउंड्री के अंदर में देख लिया, लेकिन बाउंड्री के अंदर ही कैलकुलेट करना एकदम सही तरीका नहीं होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर जीएनपी का भी यूज़ करते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जिसके माध्यम से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। पहला जीडीपी हो गया, जिसके हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स देखे। अब आपको जीएनपी हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले जीडीपी जो हो गया, जीडीपी में अगर आप नेट फैक्टर इनकम अक्रॉस अब्रॉड निकाल दें, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नेट फैक्टर। अच्छा, नेट का मतलब पता है क्या होता है? नेट का मतलब होता है कि समेशन, मतलब कुल मिलाकर के फाइनल जो रिजल्ट हमें मिला वो क्या होगा। जैसे इसमें इसको निकालने का तरीका ये है कि जो भारतीय हैं, ऐसे भारतीय जो फॉरेन में अर्न कर रहे हैं, है ना, हम फॉरेन में अर्न कर रहे हैं, हमारी जीडीपी से उनका मतलब नहीं है ना, उनको हम लोगों ने यहाँ पर रखा और माइनस कर दिया जो फॉरेनर्स जो भारत में अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भारतीयों की इनकम है वो निकल के आ गई। इंडियंस अर्निंग जो बाहर अर्न कर रहे हैं उनको हम लोगों ने जोड़ दिया, और जो विदेशी जो भारत में अर्न कर रहे हैं उन्हें हम लोगों ने माइनस कर दिया। एक हम लोगों का इंडियंस का एक ये जीडीपी निकल के आ गया इसके माध्यम से, है ना। तो इसी को अगर हम लोग जीडीपी में जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम अक्रॉस अब्रॉड, अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं जीडीपी में, है ना, तो ये हमारा निकल करके आ जाता है जीएनपी। क्या निकल करके आता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल करके आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल करके आता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम लोग एनडीपी कहते हैं। अच्छा, एनडीपी आपको पता है, जो जीडीपी है हमारा ना, जीडीपी में एक चीज नहीं इंक्लूड करी जाती, वो है डिप्रिसिएशन, है ना। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मशीन्स आप यूज कर रहे हैं, वो मशीन्स भी तो रिपेयरिंग मांगेगी ना, उसमें भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट जाएगा ना। वो रिपेयरिंग जो है, वो अगर उस डिप्रिसिएशन को हम लोग अगर माइनस नहीं करते तो रियल वैल्यू नहीं निकल करके आती है, कहीं ना कहीं वहां पर फेक चीजें रहती हैं। इस वजह से एनडीपी का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके माध्यम से नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर जो जीडीपी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, जहां पर बाउंड्री के अंदर सब कुछ जो प्रोड्यूस हो रहा था उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें अगर हम लोग जो ये मशीन जो वियर एंड टीयर का जो कॉस्ट है उसको अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो वो हमारा निकल करके आ जाता है एनडीपी। जीडीपी में डिप्रिसिएशन को माइनस किया तो एनडीपी निकल करके आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा एनडीपी हो जाता है। अब देखिए एक और टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं जीएनएनपी, है ना, नेशनल, एक तरह से इसको आप याद रखेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होगा? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को डिप्रिसिएशन से हम लोग माइनस करेंगे, तो कुल मिला करके जो हमें यहाँ पर मिला वो देखिए क्या मिला, यहाँ पर जीएनपी है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कुल मिला करके हमें मिलता है जीडीपी, ठीक है। इसके बाद में हमें मिलता है एनडीपी दूसरा, उसके बाद में एनएनपी हमें मिलता है, और लास्ट में हमारा मिलता है जीएनपी, है ना, जीएनपी मिलता है, ठीक है। जीडीपी में जैसे ही हम लोगों ने नेट फैक्टर इनकम अक्रॉस अब्रॉड को ऐड किया, ये जीएनपी बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको इसमें। उसके बाद में अगर मान लीजिए हम लोगों ने जीडीपी में डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, क्या कर दिया? वियर एंड टीयर वाला माइनस कर दिया, तो ये हमारा एनडीपी बन जाता है। लेकिन अगर ये दोनों ही काम कर दिए, मतलब नेट फैक्टर इनकम अक्रॉस अब्रॉड को ऐड किया और डिप्रिसिएशन को हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो ये हमारा एनएनपी बन जाता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा चार्ट आपकी नेशनल इनकम के सारे पॉइंट को एकदम क्लियर कर देगा, ठीक है, एकदम क्लियर। अब इसके बाद देखिए एक और तरीका होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं, उसका एक आंकड़ा लगा सकते हैं, वो कहलाता है पीपीपी। ये परचेजिंग पावर पैरिटी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। इसका मतलब है अगर मान लीजिए आपके पास में एक बंडल ऑफ गुड्स हैं, क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी इसे कहते हैं। इसके माध्यम से किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके बारे में आइडिया लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक बंडल ऑफ गुड्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, है ना। अब आपकी जो करेंसी है, आपका जो रुपया है, वो रुपया कितना कैपेबल है कि इसमें मैक्सिमम चीज़ें वो खरीद पाए, वो उसकी क्या कहलाती है? वो उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी कहलाती है। और जितना ज़्यादा वो करेंसी स्ट्रांग होगी उतने ज़्यादा वो प्रोडक्ट खरीद पाएगा, ये आपको याद रखना होता है। तो ये बेसिक सा एक ऐसा डेफिनेशन जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। परचेजिंग पावर
एक पैसे की, एक रुपए, मान लीजिए एक करेंसी की जो एबिलिटी है कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या खरीद सकता है, वो उसकी परचेजिंग पावर कहलाती है। पीपीपी भी आपको याद रखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अभी वर्तमान में कुछ चेंजेस किए गए हैं जीडीपी को मेजर करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहले जो जीडीपी मेजर किया जाता था वो फैक्टर कॉस्ट, वही फैक्ट्री वाले कॉस्ट पर किया जाता था, लेकिन अब इसे चेंज करके इसे मार्केट प्राइस में कर दिया गया 2014 के बाद, ठीक है। 2014 के बाद इसे मार्केट प्राइस पर कर दिया गया। उसके बाद में पहले जो बेस ईयर लिया जाता था वो 2004-5 लिया जाता था, जिसे आगे चल करके 2011-12 किया गया, लेकिन अब इसे वर्तमान में 2017-18, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड डेटा है। 2017-18 अभी वर्तमान में जो जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर लिया जाता है वो 2017-18। अच्छा, बेस ईयर किस में लेते हैं? जहां पर इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं, रियल जीडीपी जहां निकलते हैं ना, तो वो बेस ईयर यही है, आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेशन, नेशनल इनकम कैलकुलेशन से संबंधित बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और टर्म आता है जिसको इंट्रोड्यूस किया था चाइना ने, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन हो जाता है कि ग्रीन जीडीपी को इंट्रोड्यूस किसने किया, तो ये चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जो हो रहे हैं, है ना, उनको ध्यान में रखते हुए किसी भी देश की, है ना, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, उत्तराखंड से ज़्यादा ये कोई समझ ही नहीं सकता इस टर्म को, है ना, बाढ़ आ गई, पहाड़ बह गए, कुछ भी हो गया, है ना, वो सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन्हें अगर हम लोग अपनी नेशनल इनकम में एडजस्ट करें, अगर उसे हम लोग क्या करें, नेशनल इनकम में अगर उसे हम लोग एडजस्ट करें, तो उस टर्म को हम लोग ग्रीन जीडीपी कहते हैं। कभी डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, इकोनॉमिक वाले, इन्वायरमेंटल वाले, और इसके अलावा ये किसके द्वारा शुरू किया गया पहली बार, तो ये चाइना के द्वारा शुरू किया गया। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसके माध्यम से आपने नेशनल इनकम को निकालने से लेकर के नेशनल इनकम के बारे में संपूर्ण विषय वस्तु को यहाँ पर पढ़ा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसी कैप्सूल वाले श्रृंखला में, वो हमारा बैंकिंग सिस्टम रहेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो जैसे ही एंड होता है तुरंत आपको एक कॉमेंट सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर एक प्यारा सा कॉमेंट भी आप करिएगा कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हुआ करते थे, ये आपको समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। नमस्कार।